दोस्तों, डीलर जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके साथ कर रही हूँ एपीओ की फास्ट रिवीजन की सीरीज। एपीओ जो है हमारा, जो कि राजस्थान वाला एपीओ है, इसकी हमारी फास्ट रिवीजन की सीरीज चल रही है। अब तक हमने 2 क्लासेस कर ली है। लेक्चर आया था हमारा 1, जो कि बात कर रहा था इंट्रो की। इंट्रोडक्शन की बात की थी कि अपराध क्या होता है, विधि शास्त्रियों ने क्या परिभाषित किया है, किसकी अध्यक्षता में बना, प्रथम विधि आयोग की स्थापना के बारे में बात करी। ठीक है। और फिर लेक्चर 2 आया था जिसमें हमने चैप्टर 1 की बात करी थी, सेक्शन नंबर 1 से लेके 5 तक। ठीक है। भारत का नाम, मतलब संहिता का नाम क्या होगा, इसका विस्तार कहाँ पे होगा, यानी जो हमारी आईपीसी है वो कहाँ पे लागू होगी, इसका नाम क्या है, और भारत के भीतर किए गए अपराधों के दंड की क्या व्यवस्था होगी, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की क्या बात होगी, भारत से बाहर जो अपराध किए गए हैं उनके संबंध में क्या बात होगी। ये सारी बातें ना हम लोग करके आए थे चैप्टर नंबर 1 में। आज जिसकी बात करेंगे वो हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है। हम एपीओ का फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो इसमें वही सिलेबस है जो कि है प्री में। ठीक है। प्री का सिलेबस हम रिवाइज कर रहे हैं। तो हमने बात कर ली है चैप्टर 1 की, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की, और अब चैप्टर 2 की बात करते हैं। तो चैप्टर 2 क्या बात करता है, साधारण स्पष्टीकरण की बात करता है, यानी कि जनरल एक्सप्लेनेशन की बात करता है। जनरल एक्सप्लेनेशन मतलब आप इसको चाहे से इसका इंटरप्रिटेशन वाला क्लोज मान लीजिए, चाहे आप इसको इसका डेफिनेशन वाला क्लोज मान लीजिए, ये दोनों वही हैं। ठीक है। जो जनरल डेफिनेशन यहाँ पे दी गई हैं वो यहाँ पे आएंगी, और जो स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है, जो जैसे कि जहाँ पे उनका सेक्शन आएगा वहां पे आएगी। जैसे अब चोरी की डेफिनेशन है, तो चोरी एक स्पेसिफिक हो गई, तो चोरी को डिफाइन किया गया है 378 में, तो ये एक स्पेसिफिक डेफिनेशन हो गई। तो जनरल में कौन कौन सी आएगी, जो पूरी जगह पे जैसे लागू होगी, जैसे कि नर नारी हो गया, व्यक्ति कौन होगा, कंपनी कौन सी होगी, न्यायालय कौन सा होगा, अपराध की डेफिनेशन क्या होगी, कार्यलोप क्या होता है, विशेष विधि क्या होती है, स्थानीय विधि क्या होती है। ये जो जनरल बातें हैं ना, वो हमको बताई गई है चैप्टर नंबर 2 में। और स्पेसिफिक डेफिनेशन है वो स्पेसिफिक पार्ट में दी गई है, जैसे घोरपति क्या होता है, ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, मानहानि क्या होती है, डिफॉर्मेशन क्या होता है, ये अपने अपने पार्ट में डिफाइन की गई है। तो इसी तरीके से क्या हो गया, डेफिनेशन वाला जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट होता है वो 2 में डिवाइड हो जाता है। एक होती है हमारी जनरल एक्सप्लेनेशन, और एक होती है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक जो किसी अपराध के संबंध में है, तो जैसे कि जहाँ पे दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग लागू होगी। जैसे कि हमने उदाहरण लिया अभी चोरी का लिया, उसके बाद हमने कहा मानहानि, तो जो जिनका जहाँ पॉइंट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आती जाएगी। और जनरल में जो बातें बता रखी है वो सेक्शन 6 से लेके 52A तक बता रखी है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये तो बात हुई कि भाई इस चैप्टर में हमको क्या पता चलेगा, यानी कि या तो डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन, ये चीजें हमको यहाँ पे पता चलेगी। सबसे पहले वाले सेक्शन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला वाला सेक्शन है सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या बोलता है, संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। इसका मतलब डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। ठीक है। और इसी सेक्शन को बोला जाता है भारतीय दंड संहिता की कुंजी, यानी कि की ऑफ आईपीसी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि की ऑफ आईपीसी कौन सी है। तो की ऑफ आईपीसी है हमारा सेक्शन नंबर 6। ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या है, देखिए आप, सर्वत्र हर परिभाषा यानी एवरी डेफिनेशन, हर दंड, हर पीनल, हर पनिशमेंट, उपबंध यानी प्रोविजन, और हर परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, दंड, उपबंध, पीनल, प्रोविजन, या फिर उनका जो दृष्टांत होता है यानी कि जो इलस्ट्रेशन होता है, वो साधारण अपवाद यानी कि जनरल एक्सेप्शन जो होते हैं उस वाले जो शीर्षक होगा यानी कि चैप्टर होगा उसके अधीन समझा जाएगा, यानी कि उसके अंदर इसको माना जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया कि देखिए, जैसे हत्या का अपराध है, अब हत्या का अपराध अगर कोई बच्चा करता है तो उसको क्या माना जाएगा, 7 वर्ष से अगर कम के शिशु के द्वारा ऐसा अपराध किया गया है तो उसे अपराध नहीं माना जाता। तो ये कहता है कि ये जो अपवाद वाला पॉइंट है ना, कि भाई कोई बच्चा अपराध करेगा तो उसे मतलब नहीं माना जाएगा कि उसने अपराध किया है। तो ये जो अपवाद हैं ये हर शीर्षक में माने जाएंगे। मतलब अगर इसने चोरी का अपराध किया होगा तो भी नहीं माना जाएगा कि 7 वर्ष से कम बच्चे ने चोरी का अपराध किया है। ठीक है। तो इसे बोल रहा है हर डेफिनेशन में इसको अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार इसको समझा दिया तो उसका वही अर्थ आगे समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध में दोहराया नहीं गया हो। इसका मतलब
76 से 106 में जो जो अपवाद हमको दे दिए गए हैं वो अपवाद हर प्रोविजन पर अप्लाई होंगे। जैसे कि चाहे हत्या पे अप्लाई होगा, चोरी पे अप्लाई होगा, घोरपति पे अप्लाई होगा, या फिर रेप वाले प्रोविजन पे अप्लाई होगा। ये सारे बोल रहा है कि भाई जो अपवाद होते हैं ये हर जगह अप्लाई होंगे, चाहे से उनको बार बार दोहराया गया नहीं हो। ठीक है, हर परिभाषा उसका अर्थ आगे इसी तरीके से लिया जाएगा। ठीक है, और जैसे कि जैसे जो परिभाषा है, जैसे कि यहाँ पे अगर व्यक्ति को डिफाइन कर दिया तो आगे जहाँ कहीं भी व्यक्ति आएगा तो उसका वही अर्थ समझा जाएगा। न्यायालय यहाँ पे आ गया तो न्यायालय का अर्थ जो यहाँ पे दे रखा है वही आगे दे रखा जाएगा, दे रखा होगा मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से कि संहिता में जहाँ पे एक बार परिभाषा को डिफाइन कर दिया तो पूरी संहिता में उसी परिभाषा के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन 7 बोल रहा है एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि एक बार जहाँ पे किसी पद को डिफाइन कर दिया गया तो पूरे उसमें एक ही अर्थ निकाला जाएगा। ठीक है, ये वाली बात हमको यहाँ पे बोल दी। और आपको क्या करना है, इनकी इलस्ट्रेशंस खुद देखनी है। ठीक है ना, इलस्ट्रेशन को देखते हुए चलना है। यहाँ पे जहां कहीं भी इलस्ट्रेशंस आएंगी, मैगजीम्स आएगी, उनको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, इंपॉर्टेंट होती है, उनको बिल्कुल देखते हुए चलना है। अभी छोटा सा पार्ट दे रखा है तो क्या आप इसको भी स्किप करते हुए चलेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कोई भी इलस्ट्रेशंस आ रही हैं, जो कोई भी मैगजीम्स आ रही हैं, उनको ध्यान से देखते हुए चलना है। इसके बाद बात करते हैं हम 8 में बोल रहा है, सेक्शन 8 में बोल रहा है लिंग, यानी कि जेंडर की बात कर रहा है ये। तो जेंडर में क्या होता है, नर और नारी दोनों सम्मिलित है इसमें, यानी कि पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू होते हैं, चाहे नर हो या नारी। ठीक है, चाहे लड़का होगा चाहे लड़की होगी, उसमें दोनों शामिल किए जाएंगे। अब जैसे यूज कर लिया वह कोई अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसमें नर और नारी दोनों सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि कहीं पे यूज कर लिया वह व्यक्ति हत्या का दोषी होगा, तो वह में कौन कौन शामिल हो गया, वह व्यक्ति, अब चाहे से किसी स्त्री ने अपराध किया हो चाहे से किसी पुरुष ने अपराध किया हो तो वो इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात बता रहे हैं यहाँ पे। और अब इसमें क्या हो गया है, ट्रांसजेंडर जो हमारे तृतीय लिंगी होते हैं ना उनको भी शामिल किया गया है। ट्रांसजेंडर जो होते हैं, अब ट्रांसजेंडर को कब से शामिल किया गया है, 2014 से, 2014 से ट्रांसजेंडर को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। कौन सा केस था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका मतलब लिंग में नर और नारी और ट्रांसजेंडर शामिल है। 2014 से केस हो गया हमारा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इतनी बात खत्म हुई। अब आगे चलते हैं। सेक्शन 9 क्या बात कर रहा है, वचन के बारे में। एक वचन और बहुवचन दोनों शामिल है इसके अंतर्गत। इसमें बस इतना ही देखना जरूरी है कि एक वचन के अंतर्गत बहुवचन और बहुवचन के अंतर्गत एक वचन आता है। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन नंबर 10 की तरफ, स्त्री और पुरुष, यानी कि मैन और वुमेन की बात की जा रही है। यहाँ पे मैन और वुमेन क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे किसी भी आयु की स्त्री हो सकती है और किसी भी आयु का जो होता है पुरुष होता है ना वो हो सकता है, मेल बोल रही थी मैं, किसी भी आयु का मेल हो सकता है। ठीक है ना, किसी भी आयु का स्त्री और किसी भी आयु की पुरुष। इसका मतलब हो गया एनी एज ऑफ वुमेन एंड मैन। यानी कि देखिए आप बोलते हैं कि भाई किसी बच्ची के संग अपराध हुआ या किसी स्त्री के संग अपराध हुआ तो उसकी एज थोड़ी ना देखी जाएगी कि वो 60 साल की महिला थी या 2 दिन पहले जन्मी हुई बच्ची थी, ऐसा थोड़ी ना काउंट किया जाता है। तो ऐसा थोड़ा ना कि किसी पुरुष के संग अपराध हुआ तो वो 60 साल का बुढ़ा था या 2 साल का बच्चा था, ऐसा काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो किसी भी आयु का नर और किसी भी आयु की नारी हो सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। 11 व्यक्ति, व्यक्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्यक्ति के द्वारा ही क्या किया जाता है, अपराध किया जाता है, ऑफेंस किया जाता है। तो पर्सन में कौन कौन व्यक्ति इंक्लूड होते हैं, पर्सन में आते हैं कोई कंपनी, संगम, निकाय, चाहे से निगमित हो या नहीं। इसका मतलब द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकरप्टेड और इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ठीक है, ये बात यहाँ पे खत्म हुई। अब 12 आता है लोक। लोक में क्या आता है, वर्ग और समुदाय। बस इतनी ही डेफिनेशन है कि लोक में आता है वर्ग और समुदाय। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट वाले पॉइंट पे जो है सेक्शन नंबर 13।
13 कहता है क्वीन, क्वीन की परिभाषा अब क्या हो चुकी है, रिपीट हो चुकी है। अब कब से रिपीट हुई है ये आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरजेएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2021 में आया, जहां तक मुझे ध्यान है कि भाई 2021 में क्वेश्चन आया था कि क्वीन कब से निरसित है, तो 1950 था उससे क्वीन निरसित हो चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, जो भी जहां पे भी आपको रिपीट वाले सेक्शंस मिलते हैं ना, रिपीट वाले सेक्शंस उनको एक जगह कर लो कि ये सेक्शन है, ये रिपीट हो चुका है और ये कब से रिपीट हुआ है ये आपको लिखना है। ठीक है, इस तरीके से एक पूरा चार्ट आप मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये याद हो जाएगा कि हाँ ये वाला सेक्शन था, ये तब रिपीट हुआ था। ठीक है, जैसे कि हो गया हमारा सेक्शन नंबर 13, रिपीट क्वीन के बारे में बात कर रहा है और कब से रिपीट हुआ है, 1950 से रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आता है सरकार का सेवक। तो कौन होता है सरकार का सेवक, ये बताएगा सेक्शन नंबर 14। इसका मतलब हो गया सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का सेवक होता है जो सरकार के प्राधिकार के द्वारा, यानी सरकार ने जो प्राधिकार दिया गया है उसके अधीन भारत के भीतर, यानी कि भारत में उस रूप में बने रहने दिए गए, नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक से घोतक है। यानी कि भारत में होता है, भारत में जो सरकार होती है उसके अंतर्गत क्या रहता है, सेवा में रहता है, और भारत से जो वेतन वगैरह होता है वो भारत की सरकार से ही प्राप्त करता है। और ये जो डेफिनेशन है ना, ये केवल यहीं पे ही परिभाषित की गई है, ओनली हेयर, यहाँ पे ही बताई गई है, ओनली हेयर। ठीक है, इस वर्ड का भी यूज यही किया गया है, सरकार का सेवक। ठीक है, अब सेक्शन 15 और सेक्शन 16 दोनों हो चुके हैं रिपीट। तो यह है ब्रिटिश इंडिया और यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनको कब से निरसित किया गया है, तो देखिए दोनों का एक ही सेक्शन है, 1937, 1937। ठीक है, 15 16 अब तक कितने सेक्शन रिपीट हो गए, 13 रिपीट हो गया, इसके बाद 15 रिपीट हो गया और 16 रिपीट हो गया। ठीक है, अब आ जाएगा इसके बाद सरकार, कि आखिर सरकार क्या होती है। तो सरकार जो होती है, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है हमारी, उसमें आती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सिंपल बात है, 17 सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। 18 में आ गया भारत, तो भारत में लिख रखा है जम्मू कश्मीर, लेकिन अब इसको पॉइंट को हम हटा देंगे, क्योंकि आई थी हमारी 31 अक्टूबर 2019। उस तारीख से क्या हुआ, इसमें जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर लिया गया है, तो अब जम्मू कश्मीर इंक्लूड होके हो जाता है होल इंडिया। ठीक है, आई बात समझ में। अब चलिए सेक्शन 19 की तरफ। सेक्शन 19 क्या कहता है कि न्यायाधीश कौन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसके आगे लगा लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। क्यों, ऐसा व्यक्ति होता है जो पद रूप से न्यायाधीश हो, मतलब जिसको जज की पोस्ट मिली हुई हो, जो विधिक कार्यवाही में यानी कि लीगल प्रोसीडिंग्स में, चाहे से सिविल हो या दांडिक, यानी सिविल और क्रिमिनल दोनों में, निर्णय सुनने के लिए सशक्त है। निर्णय देने के लिए होगा यहाँ पे, ठीक है ना, निर्णय देने के लिए सशक्त है, जो अंतिम निर्णय हो, यानी कि फाइनल जो जजमेंट देने के लिए सशक्त होता है वो व्यक्ति हो जाता है न्यायाधीश। कौन देता है फाइनल जजमेंट, फाइनल जजमेंट दिया जाता है किसके द्वारा, जज के द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है, और किसने सशक्त किया उसको ऐसा काम करने के लिए, उसको विधिक रूप से सशक्त किया गया हो, विधि ने उसको सशक्त दिया, सशक्त किया गया हो। The word judge denotes not only every person who is officially designed as a judge, but also every person who is empowered by law to give any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which is, if not appealed against, would be definitive, or a judgment which if confirmed by some other authority would be definite। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जज के बारे में। ठीक है, जज कौन होता है, फाइनल जजमेंट देता है। तो आपको इस तरीके से याद करना चाहिए कि केवल उसको पद रूप में ही नहीं बल्कि फाइनल जजमेंट देने के लिए क्या किया गया हो, विधि के द्वारा सशक्त किया गया हो। इसके बाद आ जाइए सेक्शन 20। सेक्शन 20 क्या बोलता है, न्यायालय क्या होगा, क्या बोल रहा है सेक्शन 20 न्यायालय के बारे में। उससे पहले आप सेक्शन 19 में जितनी भी इलस्ट्रेशन है ना, इलस्ट्रेशंस उनको देखना है। इसमें भी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो देखिए, क नंबर की जो है ना, ए नंबर की इलस्ट्रेशन वो इंपॉर्टेंट है, सी इंपॉर्टेंट है और डी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप सारे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें इस तरीके से क्या है, इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना, इसलिए। इसके बाद न्यायालय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, न्यायालय यानी कि कोर्ट के आगे भी। क्या बोल रहा है इसमें कि जो अकेले ही न्यायिक कार्य करने के लिए विधि के द्वारा सशक्त किया गया हो, जो न्यायिक कार्य करते हो। ठीक है,
न्यायालय शब्द में उस न्यायाधीश का जिस अकेले को ही न्यायिक कार्य करने के लिए विधि ने सशक्त किया है, या न्यायाधीश निकाय जो होते हैं ना, उनको भी इसमें शामिल किया गया है, जो एक निकाय के रूप में काम करते हैं। The word court of justice denote a judge who is empowered by law to act judicially alone और a body of judges, मतलब एक साथ मिलकर काम करते हैं ना, न्यायाधीश निकाय ने वो जजमेंट वगैरह दिया। Which is empowered by law, कौन सशक्त करता है? विधि ने सशक्त किया है इनको जुडिशली रूप से कार्य करने के लिए, यानी कि न्यायिक कार्य करने के लिए इनको विधि के द्वारा सशक्त किया गया है। ठीक है, बेसिकली इसमें ये पूछा जाता है कि न्यायालय को कहाँ डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो न्यायालय को सेक्शन 20 में डिफाइन किया गया है और न्यायाधीश को सेक्शन 19 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, जज आ गए 19, 20 हो गए न्यायालय, 19 जज 20 न्यायालय। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें भी एक इलस्ट्रेशन दे रखी है, वो आपको लोगों को देखनी है एक बार। अब आ जाता है बहुत ही ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जो हर जगह आता ही है। जैसे दूसरे जो एक्ट्स होते हैं उसमें बोल देते हैं कि लोक सेवक का वही अर्थ होगा जो कि आईपीसी के सेक्शन 21 में है। ठीक है, तो जब आईपीसी के सेक्शन 21 में है तो हमको जो सेक्शन 21 है इसको तो ढंग से देखना ही पड़ेगा। तो वो व्यक्ति आते हैं जो विधि अनुकूल आदेश 1950 के द्वारा निरसित किए गए हैं। ठीक है, तो हम इनको क्या करेंगे, कीवर्ड्स देना शुरू करेंगे कि जिससे कि हमको ये याद हो जाए। इसमें टोटल कितने पॉइंट है? 12 पॉइंट है। कौन कौन हो सकते हैं? जजेस। तो सबसे पहला हो गया है रिपील्ड। सबसे पहला क्या हो गया है? रिपील्ड हो गया। फिर हो गई हमारी भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना, यानी कि हमारी हो गई आर्मी। इसके बाद आ गया न्यायाधीश या न्यायालय का ऑफिसर। तो ये तीनों किससे संबंधित है? ये जस्टिस से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले कौन आ रहा है? जज आ रहा है। फिर कौन आ रहा है? जूरी और असेसर आ रहा है। जूरी और असेसर, जूरी असेसर पंचायत का सदस्य। तो ये तीनों एक साथ याद होंगे क्योंकि ये जजेस के मामले में बात कर रहे हैं। फिर आ जाता है माध्यस्थ यानी कि आर्बिट्रेटर, लोक प्राधिकारी जिसको मामला, विषय या रिपोर्ट के लिए भेजा गया हो न्यायालय लोक प्राधिकारी के द्वारा। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? मध्यस्थ के द्वारा। ठीक है, इजीली याद हो जाएंगे। सबसे पहला हो गया है रिपील, दूसरा हो गया है आर्मी, तीसरा हो गया है जज, चौथा हो गया जूरी असेसर, पांचवा हो गया है मध्यस्थ। और फिर आ जाते हैं 7th और 8th, ये दोनों एक साथ पढ़ने में आएंगे। 7th क्या बोल रहा है? हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने के लिए सशक्त है। अब परिरोध में कौन सशक्त कर सकता है? तो परिरोध में तो पुलिस रख सकती है ना, तो यहाँ पे आप इसको कीवर्ड दे दो पुलिस। ठीक है, और इसके बाद देखिए सरकार का ऑफिसर जिनका कर्तव्य है अपराधों का निवारण करना, उनकी इतला देना, अपराधी को उपस्थित करना, लोक स्वास्थ्य क्षेम की सुविधा करना। ठीक है, ये हो गया हमारा 8th पॉइंट। तो यहाँ पे कौन सा हो गया? प्रिवेंट ऑफिसर। ठीक है, यहाँ निवारण कर दिया ना हमने, तो इसको आप प्रिवेंट ऑफिसर के नाम से याद कर सकते हैं, प्रिवेंट ऑफिसर। इसके बाद वह ऑफिसर जो संपत्ति को ग्रहण करे, यानी प्रॉपर्टी को ग्रहण करे, उसका व्ययन करे सरकार की तरफ से। ठीक है, तो इसकी क्या हो गई लाइबिलिटी? एक सिविल लाइबिलिटी है इसके अंतर्गत, तो सिविल रूप है इसका। और फिर इसके बाद आ जाता है 10th पॉइंट। 10th पॉइंट क्या बोलता है? ये सेम एज 9th नंबर के पॉइंट की तरीके से है, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं, धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, ग्राम, नगर या जिले के धर्म निरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए यहाँ पे भी संपत्ति ग्रहण की जा रही है, लेकिन किसके संबंध में है? धर्म के संबंध में। तो आपको उसको यहाँ से कीवर्ड निकाल सकते हैं, धर्म। ठीक है, और फिर इसके बाद आ गया 11 नंबर का पॉइंट, इसको आप दे दीजिए इलेक्शन। वह व्यक्ति जो निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने के लिए सशक्त हो। तो ये हो गया हमारा इलेक्शन। ठीक है, और इसके बाद हो गया लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या जो कमीशन वगैरह लेता हो वो व्यक्ति हो गया। ठीक है, और ये बेसिकली यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्लोज है। पहले होना चाहिए था इस पॉइंट को, लेकिन इन लोगों ने सबसे लास्ट में इसको रखा है। निगम या सरकारी कंपनी से वेतन लेता हो तो ये क्या हो जाता है? सरकारी सेवक हो जाता है, इसका मतलब लोक सेवक हो जाता है। तो इन दोनों पॉइंट को आप क्या करेंगे? साथ में देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बड़ा वाला जो हमारा सेक्शन था उसको आपने छोटे से रूप में कर लिया होगा हमारे साथ में। यहाँ पे एक केस भी लिख सकते हो आप, विधायक को लोक सेवक नहीं मानते हैं, विधायक को लोक सेवक नहीं मानते हैं। किसमें कहा गया है? आर एस नायक वर्सेस अंतुल्य। इस बात में कहा था कि भाई जो विधायक होता है वो लोक सेवक नहीं होता, विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है। ठीक है,
जितने भी आपको इलस्ट्रेशन दिख रहे हैं और जितने भी इससे रिलेटेड केस अगर आपको एक्ट में या कहीं पे भी दे रखे हैं तो आपको जरूर रीड आउट करने हैं, ठीक है ना, जिससे कि हमारा चैप्टर यहीं के यहीं कंप्लीट हो जाएगा। The movable property are intended to include corporeal property of every description except land and things attached to the earth or permanently fascinated to anything which is attached to earth। इसका मतलब क्या होता है, जंगम संपत्ति वो होती है जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, मूव कर सकते हैं इसके इधर उधर, है ना। तो जो भूबद होगी, भूबद होगी तो क्या हो जाएगी, इमूवेबल हो जाएगी, इमूवेबल हो जाएगी। तो इमूवेबल तो इधर उधर जा नहीं सकती, तो भूपद या इससे जुड़ी हुई वस्तुएं इसमें नहीं आती है। मूवेबल आती है जो इधर उधर हो सकती हैं, जिनको कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जा सकता है। जैसा कि आप चोरी में देखते हैं, चोरी में भी तो यही आता है ना, जो कोई बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति को, ठीक है, तो जो चीज जब तक जुड़ी हुई है भूमि से तब तक वो चोरी का विषय नहीं होती है। लेकिन जैसे ही ये पेड़, एक पेड़ बना हुआ है, जब तक भूमि से जुड़ा हुआ है इसको नहीं चोरी किया जा सकता। पर इसको मान लीजिए यहाँ से काट के इधर रख दिया, ठीक है, इसको काट के इधर रख दिया, अब ये जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसको क्या किया जा सकता है, चोरी की जा सकती है। तो ये हो गई हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, आई बात समझ में। पृथ्वी से अटैच्ड जो होती है वो भूबद होती है, ठीक है ना, और जो पृथ्वी से अटैच नहीं है वो भूबद नहीं होती है, ठीक है, आई बात समझ में। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 23 पर। सेक्शन नंबर 23 बोल रहा है सैदोष अभिलाप। सैदोष अभिलाप और सैदोष हानि इसके अंतर्गत आते हैं। तो क्या होता है, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, सैदोष अभिलाप, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाप जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाप प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। क्या हुआ, ए नाम के व्यक्ति ने एक बी की संपत्ति प्राप्त की जिसका कि उस पर हक नहीं था। तो आपने किसका लाभ प्राप्त किया, ए ने किसका लाभ प्राप्त किया, बी का, क्योंकि इसका हकदार कौन था, बी था, तो ये था ही नहीं। तो इसने क्या प्राप्त किया, सैदोष अभिलाप प्राप्त किया, रॉन्गफुल गेन प्राप्त किया। फिर बोल रहा है सैदोष हानि, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि जिसका वैध रूप से हकदार उठाने वाला व्यक्ति हो। अब बी को तो इससे हानि हो गई ना, सैदोष अभिलाप इसको मिल गया तो इसको सैदोष हानि मिल गई, ठीक है, इसने अपनी संपत्ति को खो दिया तो इसकी तो हानि होगी ना, तो इसको हो गई सैदोष हानि और इसको हो गया सैदोष लाभ। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का लाभ जिसका वैध रूप से हकदार लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो, मतलब इसको लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं था लेकिन इसने क्या किया, उसका लाभ प्राप्त कर लिया। सैदोष हानि, जिसका हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति, इसको क्या हुआ, इसने लाभ प्राप्त किया तो इसको हानि हो गई, तो ये हो गया इसका, ठीक है। इसके बाद आ जाइए 24 बेईमानी से। देखिए सब सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, इनमें किसी को भी स्किप करते हुए नहीं चलना है, ठीक है, एक एक सेक्शन को ध्यान से देखना है और उसको डेफिनेशन को याद करने का प्रयास करना है। सेक्शन 24 बोल रहा है बेईमानी से, क्या बोल रहा है, बेईमानी से, डिसऑनेस्टली। तो क्या होगा, जो कोई इस आशय से कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाप कारित करे और किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे तो वो बेईमानी से काम करता है, ठीक है। ये कहा जाता है किसी को सदोष लाभ हो और किसी अन्य को सदोष हानि करो, इस इंटेंशन के साथ वो काम करता है बेईमानी से, तो कहा जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति है ए, इस आशय से काम करता है कि भाई बी को तो लाभ हो जाए और सी को हानि हो जाए, तो उसने क्या किया है, काम किया है, बेईमानी से काम किया है, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी थी, वो चाहता था कि भाई सी को ज्यादा लाभ मिल जाए, दो भाई थे, ठीक है, ए नाम का व्यक्ति था, ठीक है, या मान लीजिए ए नाम का फादर है, ठीक है, भेदभाव करना चाहता है अपने बच्चों के बीच में, बी और सी के बीच में। तो बी और सी के बीच में क्या करता है, सी को ज्यादा प्रॉपर्टी मिल जाए, इसलिए वो क्या काम करता है, इसके संग भेदभाव करता है, इसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा काट लेता है और बेईमानी से करता है ये काम, या इसको इस तरीके से दिखाता है कि तेरे संग भेदभाव नहीं किया जा रहा और फिर वो इस तरीके से भेदभाव कर लेता है बेईमानी से, तो ये कहा जाता है कि भाई उसने बेईमानी से काम किया, कि भाई बेईमानी से उसने क्या किया, सी को प्रॉपर्टी ज्यादा दे दी, ठीक है। ये एक उदाहरण है कि भाई हमको एक समझने के इशारे से कि भाई बी को तो लाभ, बी को तो हानिकारित हो और सी को लाभकारित हो, इसलिए इसने काम किया है, ठीक है। इसके बाद देखिए 25 होता है कपट पूर्वक। अब कपट पूर्वक क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है, कहा जाता है यदि उस बात को कपट करने के आशय से करता है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। कपट पूर्वक किस आशय से काम करता है कि भाई किसी दूसरे को धोखा देने के आशय से, क्षतिकारित करने के आशय से, इंटेंशन के साथ क्या काम करता है कि भाई दूसरे व्यक्ति को क्या हो जाए, कपटकारित हो या फिर
धोखा देने का आशय हो उसका, तो इसको कहा जाता है कि उसने कपटपूर्वक काम किया है। कपटपूर्वक बात होने के लिए दो बातें होनी चाहिए, एक तो धोखा देने का आशय होना चाहिए, एक क्षति देने का आशय होना चाहिए। कपट में हमेशा धोखा होता है, जबकि जो बेईमानी होती है उसमें धोखा नहीं होता है। उसको क्या कर रहा था, चला के दे रहा था कि भाई बेईमानी से कि भाई इसको कम लाभ हो जाए। और दोषपूर्ण लाभ और हानि बेईमानी के आवश्यक तत्व नहीं होते हैं। ठीक है, दोषपूर्ण लाभ किसी को और बेईमानी जो हानि होती है वो बेईमानी के आवश्यक तत्व नहीं होते। यहाँ पे कपट पूर्वक में कपट करता है और कहा जाता है कि भाई दूसरे व्यक्ति को धोखा करेगा और क्षति देगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है क्योंकि हमको मिलेंगे वहां पे 4 ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। हमको देखा जाएगा कि भाई कपट पूर्वक करने में क्या आशय होता है, तो धोखा या क्षति देने का आशय होना चाहिए। धोखा या क्षति देने का आशय होना चाहिए, ये लिखा हुआ मिलेगा और हमको गोला भर के आना है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप 26 विश्वास करने का कारण। विश्वास रखने का कारण का मतलब हो गया रीजन टू बिलीव। क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है तब कहा जाता है, अन्यथा नहीं। मतलब किसी व्यक्ति ने किसी के ऊपर विश्वास किया, मान लीजिए ए नामक व्यक्ति को बी नामक व्यक्ति के ऊपर पूरा विश्वास था कि भाई ये मेरा दोस्त है, ये मेरा हितैषी है, ठीक है ना। और इस पन में, इस हितैषीपन में, इस दोस्ती के पने में उसने क्या किया कि भाई कोई काम कर लिया, तो इन दोनों के बीच में विश्वासिक संबंध था, उसने इस विश्वास में कोई काम कर दिया, तो ये कहा जाता है कि भाई वो उस पर पर्याप्त हेतुक रखता था, पूरा बिलीव रखता था कि भाई ये मेरा काम सही करेगा। ठीक है, तो ये विश्वास करने का कारण हो गया। अब आ जाता है सेक्शन नंबर 27 बोलता है पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। तो जब संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तो इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। ठीक है, ए नाम का व्यक्ति है, इसकी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसकी पत्नी बी, ठीक है, वाइफ लिख लो। इसका जो ये है क्या कहते हैं, लिपिक है, क्लर्क है, सी, सी फॉर क्लर्क ही कर लो। और फिर ये जो है सेवक, सेवक यानी कि नौकर, डी है इसका सर्वेंट। इनके पास अगर इसकी प्रॉपर्टी है इनके कब्जे में, तो माना जाएगा कि भाई इसी के कब्जे में ये प्रॉपर्टी है। पर लेकिन केवल कब्जा माना जा रहा है, यहाँ पे स्वामित्व नहीं माना जा रहा, पोजेशन नहीं माना जा रहा। ठीक है, इसका मतलब ऑनरशिप नहीं मानी जा रही, सॉरी है ना, ऑनरशिप नहीं मानी जा रही, ऑनरशिप में नहीं है, पोजेशन में है। ए की जो प्रॉपर्टी है अगर उसकी वाइफ बी के कब्जे में, लिपिक यानी कि क्लर्क सी के कब्जे में, डी यानी सर्वेंट उसके कब्जे में है यानी कि पोजेशन में है, तो माना जाएगा कि वो ए के पास में ही है। पर इसमें स्वामित्व शामिल नहीं होता, इसमें ऑनरशिप शामिल नहीं होती है। ठीक है, आई बात समझ में। When property is in the possession of a person's wife, clerk or servant on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this code. ठीक है, अब देखिए 28 बोलता है कूटकरण। तो कूटकरण में क्या क्या शामिल है ये बात करते हैं हम लोग। सेक्शन 28 कूटकरण की बात करता है, जिसको कि बोलते हैं काउंटर फीट। 28 काउंटर फीट इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे लिए। तो जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश्य इस आशय से करता है, यानी एक चीज को दूसरी चीज के सदृश्य यानी कि समान, सदृश्य का मतलब हो गया समान, इसलिए बनाता है कि सदृश्य से प्रवंचना करे। एक कॉइन था, इस कॉइन को मान लीजिए 10 रुपए का कॉइन है, इस कॉइन को 10 रुपए के दूसरे कॉइन की तरह के इस तरीके से बनाया गया कि भाई दूसरा व्यक्ति विश्वास करे कि ये 10 रुपए का ही कॉइन है, और ये जानते हुए करता है कि प्रवंचना की जाएगी। मतलब ये जानता है कि भाई ये जो नकली सिक्का है इसको इस आशय से बना रहा है कि लोग विश्वास करें कि भाई ये 10 रुपए का ही सिक्का है, तो वो क्या करता है, कूटकरण करता है। कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं है कि नकल वैसी की वैसी हो, यानी कि जरूरी नहीं है, इसमें हल्का फुल्का चेंज भी अगर कर देगा, पर उसको देखने से लगना चाहिए कि भाई ये 10 रुपए का ही सिक्का है। और यहाँ पे इंटेंशन कैसा होना चाहिए, उसका आशय होना चाहिए कि भाई वो धोखा देना चाहता है, धोखा देने के आशय से जो असली सिक्का है वो नहीं देना चाहता और नकली सिक्का वो देना चाहता है। ठीक है, इसका मतलब एक चीज को दूसरी चीज की तरह इसलिए से बनाता है कि भाई दूसरा व्यक्ति विश्वास कर ले कि ये वही चीज है। ठीक है, इतनी सी बात है। और इसका मतलब हो गया, ये हो गया काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब हो गया हमारे कूटकरण। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट वाले सेक्शन पर। सेक्शन नंबर 29 बोलता है दस्तावेज। दस्तावेज क्या होता है, दस्तावेज होते हैं, इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 29 में। सेक्शन 29 बोल रहा है किसी पदार्थ पर
अक्षरों, अंकों, चिन्हों के स्वाधन द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, इस आशय से लिखा गया हो। यानी कैसे किया जाएगा? पदार्थ पर, यानी कि कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है, जैसे स्लेट पे लिखा आपने, पत्थर पर लिखा, कागज पर लिखा, तो किसी चीज पर लिखा। कैसे? अक्षर जैसे कि हो गए एबेसेड है, अंक हो गए 1 2 3, चिन्ह हो गए हमारे एरो हो गए, जैसे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये ऐसे वाले साइन हो गए, जिससे कि उनको पढ़ा जा सके और एविडेंस में उपयोग किया जा सके। और ये वाला जो दस्तावेज होते हैं ना, हम एविडेंस में भी पढ़ के आए, तो आप इसको कनेक्ट करेंगे एविडेंस से। ठीक है, हम लोगों ने एविडेंस में इसको खूब पढ़ा हुआ है दस्तावेज को। ठीक है, सेक्शन 3 में आता है हमारे डेफिनेशन क्लॉज में। अब ये बोला है कौन कौन से दस्तावेज माने जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट जैसे बताती हूँ कि भाई जो पूछे जाते हैं एग्जामों में, जैसे करेंसी नोट दस्तावेज है, जो अपना कर निर्धारण होता है वो दस्तावेज है, वसीयत दस्तावेज होती है, विल जिसको बोलते हैं, विवाह विच्छेद की जो डिक्री होती है, ठीक है ना, डाइवोर्स डिक्री जो बोलते हैं, वो होती है हमारी, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट होती है, व्रत चित्र वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो एग्जाम में पूछे गए थे, वो मैं आपके सामने लेके आई। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट वाले को किससे कनेक्ट करेंगे आप? चैप्टर को। वैसे तो चैप्टर कनेक्ट करना चाहिए आपको इसको चैप्टर 18 के नाम से, क्योंकि ये भी क्या है, दस्तावेजों से संबंधित सेक्शन है। ठीक है, और सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे बैंकर पर दिया गया चेक दस्तावेज है, मुक्तारनामा दस्तावेज है, मानचित्र या रेखांक दस्तावेज है, तो इन सबको क्या कहा गया है कि भाई ये डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं। इसमें एक इलस्ट्रेशन दे रखी है जो आप लोग रीड करेंगे इसके साथ में, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन हमको बिल्कुल भी छोड़ने के नहीं आनी, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन पूछने लगे हैं, सीधे इलस्ट्रेशन को उठाते हैं और वहां पे रख देते हैं और हमको उसका आंसर पता होना चाहिए। सेक्शन 29 बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, यानी कि ई रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, ई डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। वही अर्थ होगा जो आईटी एक्ट होता है हमारा, उसके 2000 की धारा 21 में दे रखी है, 21 में दे रखी है। 21 का मतलब क्या हो गया? देखिए, या तो इंग्लिश में याद कीजिए या फिर हिंदी में, एक ही चीज को चूज करके रखिएगा। तो ये 21 है, ठीक है ना, टी 21 टी में दे रखी है। आई बात समझ में? अब आ जाइए सेक्शन नंबर 30 पर। सेक्शन नंबर 30 बोलता है मूल्यवान प्रतिभूति यानी कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात। मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज का द्योतक है जो ऐसे दस्तावेज हैं जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार, यानी कि जो लीगल डायबिलिटी वगैरह होती है, वो क्या होती है, सृजित विस्तृत अंतरित। इसको इस तरीके से याद करेंगे, सृजित विस्तृत अंतरित, तीन कर लो, सृजित विस्तृत अंतरित, निर्बंधित निर्वापित किया जाए। निर्बंधित और निर्वापित, यहाँ पे इन्होंने निर्वापित नहीं लिखा, किया जाए। तो इसका मतलब द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट अ डॉक्यूमेंट विच इज और पर्पस टू बी डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर्ड, रेस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज्ड, और वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेज दैट ही लाइज अंडर लीगल लायबिलिटी और हैज नॉट अ सर्टेन लीगल राइट। इसके द्वारा क्या होता है, कोई व्यक्ति कोई विधिक अधिकार सृजित करता है या नहीं करता, यानी कि वो मूल्यवान प्रतिभूति वो होती है, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट हो गया, इससे क्या होता है, किसी व्यक्ति को कोई अधिकार सज्जित होता है, बनता है, बढ़ जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, ये सब चीज होते हैं, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि तुम ये काम नहीं करोगे। इनके द्वारा क्या किया जाता है, कोई छोड़ा जाए, अभिस्वीकृत करता है कि वो विधिक दायित्व के अधीन है, कोई अधिकार रखता है या नहीं रखता। यानी इस जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है, इसके द्वारा कोई व्यक्ति कोई विधिक अधिकार रखता है या नहीं रखता, इससे पता चल जाता है। जैसे कि हो गए लॉटरी टिकट हो गया, किरायानामा कि भाई आपने कोई बिल्डिंग किराए पर ली, तो भाई किरायानामा से हो गया कि भाई आप इस पर विधिक अधिकार रखते हो कि भाई जब तक आप किराया देते रहोगे तब तक आप इस पर बने रहोगे। पासपोर्ट हो गया, तो क्या होता है कि भाई आप जाओगे कहीं पे दूसरी जगह जा रहे हो, तो आपके पास है कि भाई ये मेरा पासपोर्ट है, मैं इंडियन सिटीजनशिप रखता हूँ, करता हूँ। तलाक का विलेख हो गया, डीड हो गई आपके पास कि भाई अब हमारा डाइवोर्स हो चुका है। हुंडी हो गई, हिसाब किताब के निपटान पत्रक हो गए, कोई वचन पत्र हो गया, जैसे बलपूर्वक लिखाया गया कोई वचन पत्र वगैरह हो गया, उन्मोचन पत्र हो गया, डिस्चार्ज लेटर हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, मूल्यवान प्रतिभूति में आते हैं। सीधे क्वेश्चन आएगा मूल्यवान प्रतिभूति को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 30। और आपको अगर डेफिनेशन पूछ ले तो ये देखो मेन में पूछ जाएगी, भाई मूल्यवान प्रतिभूति को डिफाइन करो। मेरे ख्याल से इसको प्री में नहीं पूछा जाएगा, बस सेक्शन पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी मूल्यवान प्रतिभूति है। ठीक है, डेफिनेशन तो सीधे मेंस में पूछी जाती है, भाई मूल्यवान प्रतिभूति को डिफाइन कीजिए। तब आप बोलेंगे कि दस्तावेज जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को अधिकार सज्जित, विस्तृत, अंतरित, निर्वापित और निर्बंधित किए जाते हैं, वो मूल्यवान प्रतिभूति होती है, और इसके द्वारा कोई विधिक अधिकार रखता है या नहीं रखता। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पे कंप्लीट हुई। सेक्शन आ जाइए 31 पर। 31 होती है विल।
विल में आता है किसी भी वसीयती दस्तावेज का घोतक है। ठीक है, विल कई बार पूछी गई है तो आप एक बार देख लेना इसको कि विल में क्या शामिल होता है। इसके बाद आ जाइए, कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। तो जब तक संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो, इस संहिता के हर भाग के किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी होता है। ठीक है, इसका मतलब वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन, इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए भी कार्य आ जाए कि भाई कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है, कहाँ डिफाइन किया गया, तो सेक्शन 32 होता है। सेक्शन 33 की बात आ जाती है, वो होता है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बोलता है कार्य लोप क्या होता है। एक ही समव्यवहार बनाने वाले विभिन्न कार्यों की श्रृंखला भी समावेश है, लोपों में लोपों की श्रृंखला भी शामिल है। यानी कोई कार्य किया गया, जैसे कि एक व्यक्ति घर के अंदर घुसा, फिर उसने क्या किया, दरवाजा तोड़ा, दरवाजा तोड़ के वहां पे एक व्यक्ति था, उसको जहर का इंजेक्शन लगाया, फिर जहर का इंजेक्शन लगा के या फिर बेहोशी का इंजेक्शन लगा के उसने वहां पे चोरी करी। ठीक है, इस तरीके से कार्य। अब जैसे लोग क्या होते हैं भाई, एक व्यक्ति का कर्तव्य था दूसरे व्यक्ति को खाना देने का, जैसे कि मान लीजिए वो पुलिस वाला उदाहरण जो हम शुरू से लेके चल रहे हैं कि एक कैदी है, उसको खाना देने का कि भाई सुबह खाना देगा शाम को खाना देगा, तो ये क्या करता है, इन दोनों को लोप लोप कर देता है, ना सुबह खाना देता है ना शाम को खाना देता है, तो ये क्या होता है, कंटिन्यू अगर काम करता है तो वो भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। यानी कार्य के अंतर्गत कार्यावली, यानी एक साथ कई काम हो सकते हैं, लोप के अंतर्गत लोपावली, यानी कई कार्यों का लोप हो सकता है, नहीं करना शामिल हो सकता है। ठीक है, अब आ जाता है सेक्शन 34। सेक्शन 34 बोल रहा है सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों के द्वारा किया गया कार्य। सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया कई व्यक्तियों के द्वारा कार्य, तो कोई आपराधिक कार्य किया जाता है, कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तो हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा जैसे उसने वो कार्य अकेले किया है। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि सामान्य आशय का कॉन्सेप्ट कहाँ दे रखा है, और ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सेक्शन है कि भाई सामान्य आशय क्या होता है। तो कोई आपराधिक कार्य किया गया, ठीक है, इसका मतलब आप देख लीजिए हत्या की गई, हत्या करने का कई व्यक्तियों के द्वारा कार्य किया गया कि भाई बंबई से निकला, उसने वहां पे आके उसको हथियार दिया, हथियार लेके बताया कि नहीं तुमको उस जगह जाना है, गाड़ी की व्यवस्था हो गई कि भाई तुमको वहां से वहां पहुंचाने की व्यवस्था हो जाएगी, वहां से गए, फिर उसके अंदर घर के अंदर घुसाने की व्यवस्था हो गई कि भाई हत्या करने के लिए उसके घर के अंदर एंटर करना पड़ेगा, तो ये सब काम किया। तो उसके सामान्य आशय को अग्रसर करने में, तो इन सबका क्या आशय था, इन सबका आशय था कि भाई ये एक व्यक्ति है, इसकी हत्या कारित की जाएगी, तो इस व्यक्ति की हत्या कारित की जाएगी, तो ये सभी उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्वहीन होंगे मानो इन्होंने अकेले ने ही हत्या की। अब ये ऐसे नहीं बोल सकते यहाँ वाला व्यक्ति कि नहीं मैं तो वहां पे था ही नहीं, मैं तो अजमेर में बैठा था, ऐसे नहीं बोल सकता ना कि भाई जयपुर में हत्या की गई है और मैं तो अजमेर में बैठा था, लेकिन इसने पूरा सहयोग किया, तो उसी तरीके से दायित्व के अधीन हो जाएगा जैसे कि उसने वो काम अकेले ने किया है। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए इसके संग हमको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन नंबर 149, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट मैं अलग से लेके आऊंगी सेक्शन 34 और सेक्शन 149 को डिफाइन करने का, क्योंकि एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे छोटे से करके समझ में नहीं आएगा, अभी केवल हम डेफिनेशन क्लोज कर रहे हैं। तो जब हम इसका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम सेक्शन 34 और 149 का डिफाइन करके अंतर वगैरह लेके पूरा अच्छे से डिफाइन करेंगे 34 को 149 को, उसके बाद इनके बीच में डिफरेंस करेंगे, कौन कौन से सिद्धांत बने ये बताएंगे। ठीक है, तो अभी केवल इसको यहाँ पे डेफिनेशन करके चलिए कि भाई क्या होता है, सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों ने अगर कार्य किया है तो वो व्यक्ति उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा जैसे कि उसने वो कार्य अकेले ने किया है। ठीक है, ये बात यहाँ पे कंप्लीट हुई। और यहाँ पे देख लीजिए वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पर का एक केस है जो कि 34 से संबंधित है, यानी सामान्य आशय को अग्रसर करने में काम आता है, जिसको कहते हैं हम पोस्ट मास्टर केस, पोस्ट मास्टर केस के नाम से भी जानते हैं। तो ये केसों के जो नाम होते हैं ये भी आपको अच्छे से याद होने जरूरी है। एक था महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस, महबूब शाह वर्सेस एम्परर, वो भी सामान्य आशय से संबंधित है। अभी जब हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे ना 34 और 149 का, इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। इसमें पहले इसकी पूरी डेफिनेशन, इसका जो अंतर वगैरह होता है वो, इसके जो केस लॉज होंगे वो, और कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, इसका अलग से देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट जाएगा, इस छोटी सी क्लास में इसका कंप्लीट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही कि भाई सामान्य आशय को अग्रसर करने में अगर कई व्यक्तियों ने काम किया है तो वो उसी तरीके से दायित्व रखेंगे, उसी तरीके से उनकी लाइबिलिटी होगी जैसे कि उन्होंने वो काम अकेले में किया है। ठीक है, अब कह रहा है सेक्शन 35 कि जब कि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वो आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। इसका मतलब जब कोई कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है
जो आपराधिक ज्ञान और आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, तब हर व्यक्ति उस कार्य में सम्मिलित होता है, तो वह ऐसे दायित्व के दिन होगा मानो कि वह कार्य उस अकेले व्यक्ति ने ही किया है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? इसको आप याद करेंगे ज्ञान या आशय से किया गया है, कि कोई कार्य इस कारण आपराधिक का है कि वो आपराधिक ज्ञान और आशय के साथ किया गया है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से याद करेंगे, आपराधिक ज्ञान और आशय, क्योंकि हमको सेक्शंस भी तो याद करने बहुत जरूरी है ना। तो हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्वहीन होगा जैसे उसने वो किया है, यानी कि आपराधिक ज्ञान और आशय से कार्य किया है। देखो सेक्शन 35 को इसी तरीके से याद करना है। आपराधिक ज्ञान और आशय से कार्य किया है तो हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी तरह से दायित्वहीन होगा जैसे कि उसने वो काम अकेले में किया है। अब सेक्शन 36 है ना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 36 क्या बोल रहा है? अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ के द्वारा कारित परिणाम। इसका मतलब इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन। तो 36 हमेशा पार्टली पार्टली के नाम से याद किया जाता है। पार्टली पार्टली क्या बोला जाता है इसके अंतर्गत? परिणाम वैसा ही होगा जैसे कि वह अंशतः कार्य के द्वारा किया गया है और अंशतः, जैसे कि खाने वाला उदाहरण हम शुरू से ले रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति क्या करता है, कैदी जो शुरू से चल रहा है कि ए नाम का व्यक्ति है, ये कैदी है, बी नाम का जो जेलर है इसका दायित्व है कि ये इसको सुबह और शाम खाना देगा, लेकिन ये क्या करता है, इसको खाना नहीं देता। ठीक है, तो ये तो इन्होंने लोभ करके सहयोग कर दिया। पर अब ये मान लीजिए क्या करते हैं कि भाई दो कैदी हैं, ये ए नाम का कैदी है और ये दो जेलर है बी और सी। इन दोनों का काम क्या है, ये क्या करते हैं, ये सुबह इसको थोड़ी सी पिटाई करके चल जाता है, ये शाम को आके इसकी थोड़ी सी पिटाई करता है। अब ये पिटाई इतनी कर देते हैं या फिर इनको विष, ये इसको मारना चाहते हैं तो विष की थोड़ी थोड़ी मात्रा कभी ये दे जाता है कभी ये दे जाता है। तो अंशतः कार्य यानी कि पार्टली काम इसने किया और पार्टली काम इसने किया, तो थोड़ा थोड़ा काम करके दोनों ने क्या किया, इसकी मृत्यु कारित कर दी। तो ये उसी प्रकार दायित्व के दिन हो गए जैसे कि उन्होंने काम अकेले में किया है। ठीक है, इसके बाद हो गया किसी अपराध का गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक कार्य को करके सहयोग करना। 37 बोल रहा है किसी अपराध को गठित करने वाले कार्यों में से कई एक कार्य को करके अगर सहयोग करता है तो उसी प्रकार दोषी होगा। जैसे कि देख लीजिए कि ए नामक व्यक्ति है, इसको बी और सी मारना चाहते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये दोनों सहयोग करते हैं कि कोई भी एक काम कर देते हैं। जैसे कि ये बोलता है कि मैं घर के अंदर जाऊंगा और मैं उसको ध्यान भटका के रखूंगा, तो इसकी जो ड्रिंक होगी ना, इस ड्रिंक में आके जहर मिला देना। ठीक है, और ये जहर मिला देता है, तो इन दोनों में क्या किया, कोई ना कोई, इसने इसका ध्यान भटकाया, दूसरा काम किया ना कि भाई इसको मारने के इंटेंशन से भाई ये जहर मिलाएगा, तो इसने इसका दूसरी तरफ ध्यान भटकाया और इसने फिर इसके ग्लास में जहर मिला दिया। तो कोई भी एक काम करके सहयोग किया, तो इसने तो क्या किया, ध्यान भटकाया, ये वाला काम किया, और इसने क्या काम किया, इसने जहर मिलाने का काम किया। तो दोनों में से क्या किया, एक दूसरे का सहयोग किया, तो दायित्व के अधीन पहुंचेंगे। फिर 38 बोल रहा है आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। जबकि कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या संपृक्त हैं यानी कि जुड़े हुए हैं, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। फिर बोल रहा है कि आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। तो क्या होगा, बस इसमें ये देखना है, सेक्शन 38 बोल रहा है कि अगर कई व्यक्ति कई अपराधों में जुड़े हुए हैं तो वो विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। जैसे कि मान लीजिए पहले चोरी करी, फिर चोरी के बाद क्या किया, वहां पे उसको लगा कि भाई ये किसी को बता देगा तो हत्या कर दी। ठीक है, तो ये विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। तो चोरी का भी हो सकेगा और किसका हो सकेगा, और हो सकेगा हत्या का भी दोषी हो सकेगा। ठीक है, तो इसको तो केवल चोरी के लिए दोषी ठहराया जाएगा और इसको हत्या के लिए किया जाएगा कि एक व्यक्ति चोरी करने के लिए घुसा और दूसरा क्या करता है, हत्या भी कारित कर देता है, तो उसको पता नहीं था कि भाई वो हत्या भी कर देगा, तो उसको केवल उसके लिए दोषी ठहराया जाएगा। इसको समझने के लिए एक बार आप इसका इलस्ट्रेशन देख सकते हैं। ठीक है ना, अब सेक्शन 39 की तरफ आ जाइए। सेक्शन 39 बोल रहा है स्वेच्छा। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है तब कहा जाता है जब व्यक्ति साधनों द्वारा कारित करते समय जानता है, विश्वास रखता था कि उसका कारित होना संभव है। अब कोई व्यक्ति, ए नामक व्यक्ति है, बी की हत्या करना चाहता है, बी के ग्लास में जहर मिला देता है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है ये आदमी और इसके ग्लास में आके जहर मिला देता है, स्वेच्छा मिलाता है कि भाई मैं इसको मारना चाहता हूँ, जहर मिलाता है और ये मानता है कि भाई ये इतना खतरनाक जहर है कि एक बार पीते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसने क्या क्या काम किया, स्वेच्छा काम किया। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है तब कहा जाता है जब व्यक्ति साधनों द्वारा कारित समय जानता था, मतलब ये जानता था कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाते समय कि भाई ये जैसे ही इसको पिएगा इसकी मृत्यु कारित हो जाएगी। तो ये काम कैसे किया इसने, इसने ये काम किया स्वेच्छा। ठीक है,
अब देखिए 40 कहता है अपराध के बारे में। अपराध क्या होता है? इस धारा के अंतर्गत अपराध 3 खंडों में परिभाषित की गई है। सबसे पहले जिसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है, मतलब जिसको आईपीसी में दंडनीय बोला गया है, वो सारे अपराध, वो सारी चीजें क्या होती है? अपराध होती है। फिर बोला कतिपय अध्यायों और धाराओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया है जिनसे अपराध को भारतीय दंड संहिता में विशेष या स्थानीय विधि द्वारा दंडनीय, मतलब कि जो स्पेशल लॉ में या लोकल लॉ में अगर दंडनीय है तो वो भी क्या माने जाएंगे? अपराध होगा। फिर ये बोल रहा है अपराध शब्द का अर्थ उसी बात से लिया गया है जिसे विशेष या स्थानीय विधि के अंतर्गत न्यूनतम 6 माह के कारावास से जुर्माने सहित रहित किया गया है। ठीक है, ये वाली चीज बताएगी। तो इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। और अब जानते ही हैं कि 4 होते हैं। मानव होता है, दुराशय होना चाहिए, कार्य किया जाना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को क्षति होनी चाहिए, ये सारी चीजें होती है। 40 में अपराध होता है। ठीक है, फिर 41 कहता है विशेष विधि। विशेष विधि क्या होती है? जो किसी विशिष्ट विषय को लागू है, यानी कि जैसे पॉक्सो एक्ट होता है, वो किस पे लागू होता है? बच्चों पे लागू होता है। ST/SC एक्ट लागू होता है, किस पे लागू होता है? जाति विशेष पे लागू होता है। अब विशिष्ट भाग की बात होती है तो 42 बोर्ड है स्थानीय विधि, यानी कि लोकल लॉ। लोकल लॉ किसकी बात करता है? जैसे कि राजस्थान रैंट कंट्रोल एक्ट हो गया हमारा, या फिर क्या हो गया? राजस्थान एक्साइज एक्ट हो गया, तो किस पे लागू हो रहा है? राजस्थान पे लागू हो रहा है, तो ये लोकल लॉ हो गए। सेक्शन 43 जो बात कर रहा है वो कर रहा है अवैध के बारे में, यानी कि इलीगल, यानी लीगली बाउंड टू डू, ऐसा काम जो अपराध हो या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, यानी विधि ने उसको मना कर रखा हो, जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करता हो और कोई व्यक्ति करने के लिए उसे वैध रूप से आबद्ध है जब तक उसका लोप करने के लिए अवैध है। इसका मतलब अवैध शब्द के अंतर्गत, यानी कि इलीगल शब्द के अंतर्गत हर चीज आती है जो अपराध होगी, विधि ने जिसको करने के लिए मना कर रखा होगा, और जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती है। ठीक है, ये वाली लाइन है ना, योग योग पूछी जाती है कि अवैध क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए अपराध हो, इसके अलावा विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, प्रोहिबिटेड हो, यानी कि लॉ ने उसको क्या कर रखा हो? प्रोहिबिटेड कर रखा हो, और सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करता हो, तो ये आता है हमारा प्री में यूं का यूं। ठीक है ना, तो आपको देखना है ये वाली चीज। कोई व्यक्ति करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है जब उसका लोप करना उसके लिए अवैध है। मतलब कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति का कर्तव्य है बी को पकड़ना। ए है पुलिस ऑफिसर और इसका कर्तव्य है कि कैदी बी को पकड़ के लेके आए, लेकिन ये क्या करता है? इसको पकड़ने का लोप करता है, मतलब नहीं करता है, तो इसने क्या काम किया? अवैध काम किया। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। फिर आ जाइए 44 पर। 44 बोलता है क्षति। तो क्षति कैसी हो सकती है? किसी व्यक्ति के शरीर की, यानी कि बॉडी की हो सकती है, बॉडी, फिर माइंड, इसके अलावा हो गई रेपुटेशन, इसके अलावा हो गई हमारी प्रॉपर्टी। 4 तरीके की क्षति अब देख लिया हम लोगों ने, किस किस की होती है? किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति। शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति। इसके बाद आ जाइए जीवन। सबसे पहले जीवन आएगा, फिर मृत्यु आएगी, यानी पहले जीवन मिलेगा तभी तो मृत्यु होगी ना। तो 45 जीवन 46 मृत्यु, 45 जीवन 46 मृत्यु। मानव का जीवन का घोतक है, यानी किसी भी ह्यूमन की, जो मानव होता है उसकी मृत्यु शामिल है। आप कहते हैं किसी कुत्ते की मृत्यु हो गई या किसी गाय की मृत्यु हो गई तो क्या उसमें शामिल करेंगे? तो इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, और इसको किससे कनेक्ट करना है आपको? इसको इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 107 और 108 से कनेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए जलियान। जलियान आता है 48। जलियान है मानव के संपत्ति के जल द्वारा प्रवहरण, यानी कि जो शिप वगैरह होते हैं ना, एक जो मानव की संपत्ति होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं और बीच में है समुद्र, तो ये यहाँ पे जो शिप वगैरह चलते हैं उसकी बात कर रहा है। फिर आता है वर्ष मास। 49 वर्ष मास, यानी ईयर और मंथ की बात की जा रही है, ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा आ गया धारा। 50 होती है हमारी धारा, जैसे जो होती है ना, जैसे सेक्शन के इसमें स्टार्टिंग में लिखी जाती है, हम लिखते हैं ना सेक्शन, तो इनको बोल रहा है कि जो सिरे पे संख्या वगैरह लिखी है सेक्शन 1 2 3, इनको बोला जा रहा है। ठीक है ना, सिरे पर लिखे संख्याओं को, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि धारा कहाँ लिखी गई है। अब आ जाते हैं 51 में शपथ। शपथ किसी लोक सेवक के समक्ष की जाती है, यानी पब्लिक सर्वेंट जो होता है उसके समक्ष की जाती है। इसके अलावा कोर्ट के समक्ष की जाती है, और जो सबूत वगैरह होते हैं उसकी ऑथेंटिकेशन जो होता है ना, ऑथेंटिकेशन उसके अकॉर्डिंग की जाती है, मतलब वो सबूत सही है या नहीं। ठीक है, ऑथराइजेशन मान लीजिए आप, उसके अकॉर्डिंग की जाती है। फिर आता है 52 सद्भावना पूर्वक। सद्भावना पूर्वक सम्यक सतर्कता और ध्यान से की गई हो, ध्यान या विश्वास के साथ की गई हो, और कार्य परिणाम के महत्व के संबंध में जानता हो।
कोई व्यक्ति सद्भावनापूर्वक कार्य करता है कहा जाता है यदि कोई बात उसने सम्यक या सतर्कता के साथ की हो, यानी कि नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू एंड केयर अटेंशन, यानी कि कोई बात करने में बिल्कुल सम्यक और सतर्कता का ध्यान किया हो, उसको पता हो कि इसका इफेक्ट ये आएगा, तो वो क्या करता है, सद्भावना पूर्वक बात करता है कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है 52 के संशय। 52 के संशय जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि व्यक्ति किसी व्यक्ति को आश्रय देता है, यानी कि घर, भोजन यानी कि खाना पीने का पदार्थ, पैसे वैसे हो गए, कपड़े लत्ते हो गए, कोई अस्त्र वगैरह होते हैं जैसे कि आर्म्स वगैरह हो गए, कोई गोला बारूद वगैरह हो गए, या कोई आने जाने के साधन देता है, तो वो क्या करता है, किसी व्यक्ति का संश्रय करता है, ये कहा जाता है। ठीक है, और इसमें किसको नहीं शामिल किया गया है, पत्नी द्वारा पत्नी को और पत्नी द्वारा पति को अगर संश्रय दिया गया होता है तो वो इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर ये दोनों एक दूसरे को संश्रय देते हैं तो इनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एक पति है वो तो अपनी पत्नी को आश्रय देगा ही और पत्नी भी तो अपने पति को आश्रय देगी, तो इनको इसमें दूसरे को शामिल नहीं किया जाता, ये इनके अपवाद है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 6 से लेके 52A तक। उम्मीद करती हूँ आपको सीरीज अच्छी लग रही होगी। सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जोड़िए। एग्जाम आ जाएगा जल्दी सी, 19 जनवरी आने वाली है, नेक्स्ट मंथ में ही है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्लीज इसको शेयर कीजिए आप लोग, और लोगों को जोड़िए इसके संग, सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। इतने बड़े बड़े वीडियो नहीं है कि आप लोग पूरे इनको कंप्लीट एक साथ नहीं देख सकते हैं। मैंने जितनी उम्मीद की थी उतना इसमें मेरे को रिस्पांस मिला नहीं है। एपीओ में मैंने एपीओ के लिए बहुत अच्छी मेहनत करी है, लेकिन आप लोग इसको ना तो देख रहे हैं, ना व्यूज आ रहे हैं इसमें, ना सब्सक्राइब आ रहे हैं। तो अगर अगर ऐसा चलता रहा तो फिर मैं सीआरपीसी की सीरीज नहीं ला पाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरी टीम ने कहा है कि ये सीरीज अच्छी चलेगी जब भी आपको आगे का मौका दिया जाएगा कि भाई सीआरपीसी वगैरह लेके आई जाए। ठीक है, अगर आप आईपीसी की सीरीज को अच्छा मौका देंगे तो फिर आगे की सारी सीरीज आ जाएगी, सीआरपीसी भी बहुत अच्छी आएगी और एविडेंस भी बहुत अच्छी आएगी। तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो का। आप कमेंट कर सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।